2 अप्रैल 2026 वेस्ट बंगाल का मालदा जिला नेशनल हाईवे नंबर 12 सड़क पर अजीब सा सन्नाटा नहीं था, बल्कि अराजकता फैली हुई थी। बांस के फर्नीचर, जले हुए टायर, पत्थरों के ढेर, सब कुछ मिलाकर एक ऐसा बैरिकेडिंग बना दिया गया था कि कोई भी गाड़ी अंदर नहीं आ सके। और ये कोई आम प्रदर्शन नहीं था। सैकड़ों लोग सड़क पर बैठे थे, गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली बात थी, आपको पता है क्या थी? इस पूरे हंगामा के बीच एक वीडियो ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर को हॉस्टेज बना लिया गया था। हाँ, आपने सही सुना, जजेस को, कानून के रखवाले को। करीब 9 घंटे तक ये भीड़ उन्हें बाहर नहीं निकलने देती है। पुलिस की गाड़ियां जैसे ही पहुंचती है, उन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, या कहे तो पत्थर की बारिश करना शुरू कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई गैंग होगा, कोई क्रिमिनल नेटवर्क होगा, लेकिन सच इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। ये लोग कोई अपराधी नहीं थे, ये टीचर्स थे, किसान थे, छोटे दुकानदार थे, आम नागरिक थे, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं था। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग इस हद तक पहुंच गए थे? जवाब है वोट। उनका वोट, उनका अधिकार जो उनसे छीन लिया गया था। और यहीं से शुरू होती है आज की सबसे बड़ी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वेस्ट बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती है। क्योंकि जो हुआ वो आज के बाद कभी और, या फिर कहें तो कहीं और भी हो सकता है। आज पूरे वेस्ट बंगाल में हंगामा मचा हुआ है। अलग अलग जिले में प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़क पर उतर आए हैं, और इसकी वजह सिर्फ एक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन यानी SIR। एक ऐसा प्रोसेस जिसके नाम पर 61 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, 60 लाख लोगों को सस्पेंड बना दिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात है, ये फैसला किसी जज ने नहीं लिया है, किसी सीनियर ऑफिसर ने नहीं लिया है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये फैसला एक सॉफ्टवेयर ने लिया है। अब जरा सोचो, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे सही से टेस्ट तक नहीं किया गया था, जिसकी यूरेसी के बारे में खुद इलेक्शन कमीशन को नहीं पता है, वही सस्पेंड कर रहा है। वही सॉफ्टवेयर तय कर रहा है कि कौन भारतीय है और कौन भारतीय नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हम इस सॉफ्टवेयर की कहानी समझें, हमें ये समझना होगा कि SIR आखिरकार है क्या, और ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। दरअसल दोस्तों, नवंबर 2025 में वेस्ट बंगाल में SIR की शुरुआत होती है, और 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाती है। अब आंकड़ा सुनो और खुद तय करो कि मामला कितना गंभीर है। पूरे राज्य में हर 6 में से एक वोटर को इसमें से प्रभावित हुए हैं, यानी कुल 1.21 करोड़ लोग। अगर आपके घर में 6 लोग वोट करते हैं तो स्टैटिकली उनमें से एक का नाम कट सकता है। और इस पूरे प्रक्रिया में 8.09% वोटर यानी करीब 61 लाख लोगों का नाम पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन कहानी दोस्तों यहीं ख़त्म नहीं होती है। 60 लाख लोगों को एक नई कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी कि सस्पेंड। यानी ना तो उनका नाम पूरी तरीके से हटाया गया है, ना ही उन्हें पूरी तरीके से वैलिड माना गया है, बस उन्हें बीच में कहें तो लटका दिया गया है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि किसी को सस्पेंड बनाने का अधिकार क्या है? अगर आपके नाम में स्पेलिंग में जरा सा भी फर्क हुआ, मोहम्मद में ओ की जगह यू लिख दिया गया, मंडल में ए की जगह ओ लिख दिया गया, तो आपका नाम सीधे सस्पेंड। अगर आपके जेंडर मिसमैच हो गया, अगर पिता और बेटे के मतलब एज के जो गैप है वो 15 साल से कम या 45 साल से ज़्यादा हो गया, तो भी आप सस्पेंड। अब जरा सोचो, भारत जैसे देश में जहां सरकारी दस्तावेज में स्पेलिंग की गलती होना ये एक आम बात है, जहां गांव में 20-30 साल पहले किसी पुराने बाबूजी ने लिख दिया जो वही फाइनल नाम मान लिया जाता था, वहीं इस तरह के छोटे छोटे मिसमैच के आधार पर लोगों का वोटिंग राइट जो है वह छीन लिया जा रहा है। क्या ये सही है? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सस्पेंड कैटेगरी पहले कभी तो थी ही नहीं। 1952 से अब तक 13 बार SIR हो चुका है, लेकिन इस तरह की कोई कैटेगरी पहले थी ही नहीं। या तो आप वोटर होते हैं या तो आप वोटर नहीं होते हैं। कहाँ से आ गया ये सस्पेंड वाला कैटेगरी? यहाँ पर आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि लोगों को फंसाया जा सके।
अब कुछ लोग यहाँ तक तर्क देंगे कि बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा काफ़ी पुराना है तो एसआईआर जरूरी है, और जब ये प्रक्रिया शुरू हुई थी तब यही कहा गया था कि वोटर लिस्ट से अवैध घुसपैठी को हटाया जाएगा। लेकिन जब असली डेटा सामने आया तो कहानी बिल्कुल उल्टी निकली थी दोस्तों। पूरे राज्य में सिर्फ 4.3 वोटर्स ही ऐसे थे जिन्हें पुराने रिकॉर्ड में मैच नहीं पाया गया था। के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम बहुत ही कम प्रतिशत में मिले थे। वहीं दोस्तों जिन इलाके में मथुरा समुदाय के लोग रहते हैं यानी दलित हिंदू शरणार्थी, वहाँ ये प्रतिशत सबसे ज़्यादा था। अब खुद सोचिए, अगर लक्ष्य था घुसपैठियों को हटाना तो फिर ये डेटा क्या बता रहा है आपको? क्या ये पूरा नैरेटिव फैलाया गया था? और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले असम में एनआरसी में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ भी दावा किया गया था कि अवैध घुसपैठी को हटाया जाएगा, लेकिन अंत में जो लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए थे उनमें सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की थी। तो सवाल यही उठता है कि अगर मकसद कुछ और था तो आखिरकार वो क्या था? और इसका जवाब छिपा है उन सॉफ्टवेयर में, या कहें तो उस सॉफ्टवेयर में जिसने ये पूरा खेल खेला है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसने 20 साल पुराने वोटर का डेटा को स्कैन किया और जहां भी थोड़ा मिसमैच मिला वहां तुरंत क्या कहें तो फेल कर दिया। लेकिन जब इसकी जांच हुई तो पता चला कि इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं किया गया था भाई। यहाँ तक कि ये भी नहीं देखा गया कि ये पुराना रिकॉर्ड को सही तरीके से पढ़ पा रहा है या नहीं। और एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये बात को स्वीकार किया कि उन्होंने ये तक नहीं पता किया कि सॉफ्टवेयर 95% एक्यूरेट था या 60%। यानी करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट का फैसला एक ऐसे टूल के हाथ में दे दिया गया था जिसकी रिलेबिलिटी खुद सिस्टम को ही नहीं पता थी। और फिर आया सबसे बड़ा झटका 24 मार्च की शाम, जब इस सॉफ्टवेयर को चलाया गया तो इसने एक ही बार में 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेंड कैटेगरी में डाल दिया, यानी लगभग पूरे राज्य को। बाद में इसे टेक्निकल ग्लिच बताया गया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इतना बड़ा ग्लिच कैसे हो सकता है भाई? और अगर हो सकता है तो क्या हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर भरोसा कर सकते हैं? अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक सॉफ्टवेयर की वजह से 7 करोड़ लोग एक झटके में सस्पेंड बन सकते हैं तो उस सिस्टम पर कितना भरोसा किया जा सकता है? लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सॉफ्टवेयर की गलती नहीं थी बल्कि उस सॉफ्टवेयर को चलाने वाले ने क्या किया वो और भी ज़्यादा खतरनाक था। वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पर आरोप लगा कि उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो जारी किया। हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप के जरिए। कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं, कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं, बस एक मैसेज और लाखों लोगों का भविष्य तय। और लोकल इलेक्शन ऑफिसर को कहा गया कि वो वोटर्स को ऑफिशियली डेडलाइन खत्म होने से पहले ही एब्सेंट मार्क कर दें। यानी अगर कोई व्यक्ति मौजूद भी है, उसके डॉक्यूमेंट भी हैं, फिर भी उसे सिस्टम से बाहर किया जा सकता है। अब जरा सोचो, अगर देश का चुनाव सिस्टम व्हाट्सएप मैसेज पर चलने लगे तो लोकतंत्र का क्या होगा? और इसका असर क्या हुआ? इसका असर दिखा उन लोगों पर जो शायद इस सिस्टम पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। एक कारगिल वार वेंटर मोहम्मद दुलाल अली, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, गोलियां खाई, अपने आर्मी डॉक्यूमेंट दिखाया, सर्विस रिकॉर्ड दिखाया, लेकिन फिर भी उन्हें सस्पेंड वोटर बना दिया गया। सोचो, जो व्यक्ति देश के लिए जान देने को तैयार था, आज उसे अपने ही देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। और सिर्फ आम लोगों को ही नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस शहीद उल मुंशी, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और उनकी पत्नी और उनके बेटे को सस्पेंड बना दिया गया। उन्होंने इसे ह्यूमिलेटिंग और पेनफुल बताया। बाद में जब मीडिया में बात आई तो उनका नाम रातों रात जोड़ भी दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक हाईकोर्ट जज को अपना नाम वापस पाने के लिए मीडिया का ज़रूरत लेना पड़ रहा है, या कहें
हैं तो मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, तो एक आम आदमी को क्या करेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। 82 साल के सैयद रेजा अली मिर्ज़ा जो ऐतिहासिक परिवार से आते हैं, उनका और उनके बेटे का नाम भी डिलीट कर दिया गया। वर्ल्ड कप विनिंग महिला क्रिकेट ऋचा घोष, उनका नाम भी इस लिस्ट में है। बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती, उनका भी नाम है। सरकारी मंत्री, डॉक्टर, वकील, पुलिस ऑफिसर, यहाँ तक कि वो बूथ लेवल ऑफिसर जो इस पूरे प्रोसेस को चला रहे थे, उनका भी नाम सस्पेंड में डाल दिया गया है। यानी सिस्टम इतना गड़बड़ हो चुका है कि जो लोग दूसरे को वेरीफाई कर रहे थे वो खुद लाइन में खड़े हो गए हैं अपने नाम के लिए। अब यहाँ तक तो आपने देखा कि कैसे लोगों के नाम काटे गए हैं, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा और भी खतरनाक है। नाम हटाने के साथ साथ नाम जोड़े भी जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे स्टेट जैसे बिहार हुआ, राजस्थान हुआ और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम बंगाल की वोटर लिस्ट में जोड़ रही है। एक ही दिन में करीब 30,000 फॉर्म 6 जमा किए गए हैं। फॉर्म 6 यानी एक वोटर जोड़ने का फॉर्म होता है। अब नियम क्या कहता है कि फाइनल वोटर लिस्ट आने के बाद केवल जुडिशियल ऑफिसर ही किसी का नाम जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लैक में फॉर्म जमा किया जा रहा था। एक वीडियो में एक व्यक्ति को 400 फॉर्म 6 ले जाते हुए पकड़ा गया, जबकि नियम कहता है कि एक दिन में 50 से ज्यादा फॉर्म जमा नहीं किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक तरफ लाखों लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों नए नाम जोड़े जा रहे हैं, तो इसका असर क्या होगा चुनाव के नतीजे पर। और यही वजह है कि इसे लेकर बड़ी राजनीति विवाद भी खड़ा हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर सब कुछ सही तरीके से रहा तो फिर डेटा को छुपाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। वेस्ट बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट को स्कैन PDF के रूप में अपलोड ही नहीं किया गया है। ना वो सर्चेबल था, ना ही मशीन रीडेबल था, और फाइल साइज इतना बड़ा रखा गया कि कोई आसानी से डाउनलोड और एनालाइज ना कर सके, और ऊपर से हर फाइल से पहले कैप्चा, ताकि कोई ऑटो मशीन काम ही ना करे। और सबसे हैरानी करने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि करीब 10% एंट्रीज पर अंडर एजुकेशन का वाटर मार्क डाल दिया गया है, ताकि कोई AI या इंसान उसे ठीक से पढ़ ना पाए। अब आप खुद सोचिए, अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट था तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों ने हार नहीं मानी थी। जैसे में ALT न्यूज की टीम ने 558 PDF को फाइल के मैन्युअली प्रोसेस किया, 35,000 से ज़्यादा वोटर्स रिकॉर्ड को डिटेलाइज किया, और जब ये डेटा सामने आया तो असली सच्चाई कहें तो सामने आ गई। पता चला कि जिन जिला में सबसे ज़्यादा सस्पेंड वोटर्स हैं, उनमें से ज़्यादातर में मुसलमान आबादी 50% से ज़्यादा है। मुर्शिदाबाद में 11 लाख केस हैं, जिनमें से 4.55 लाख को नॉन एलिजिबल घोषित कर दिया गया है। और जब बूथ लेवल डेटा देखा गया तो फर्क और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। एक ही विधानसभा में हिंदू बाहुल्य बूथ पर सिर्फ 3% वोटर सस्पेंड, जबकि मुस्लिम बाहुल्य बूथ पर 35 से 58% तक। यानी एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही नियम, लेकिन रिजल्ट अलग अलग। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई पैटर्न है। और यही सवाल इस पूरे विवाद को और भी ज़्यादा गंभीर बना देता है, क्योंकि अगर डेटा ही इस तरह का है तो फिर इस प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और यहीं से ये मुद्दा सिर्फ टेक्निकली नहीं रह जाता है, बल्कि पूरी तरह से पॉलिटिकल बन जाता है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कैसे एक सॉफ्टवेयर कुछ संदिग्ध फैसले और एक अप्रदर्शित सिस्टम मिलाकर लाखों वोटर्स के राइट को अप्रभावित कर रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है जहां ये पूरा मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। वेस्ट बंगाल की कुल 294 सीट में से 234 ऐसी सीट है जहां पर प्रभावित वोटर की संख्या पिछले चुनाव के जीत के मार्जिन से ज़्यादा है। यानी अगर इन सीट पर सिर्फ कहें तो डिलीट वोट या फिर सस्पेंड वोट थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़ता है इन दोनों पर, तो पूरा रिजल्ट जो है वो बदल सकता है। अब जरा इस बात को आप थोड़ा सा अच्छे से समझिए। 2021 के चुनाव में TMC और BJP के बीच में
कुल वोटर की अंतर जो थी वो 60 लाख का था और यहाँ पर इस बार 61 लाख वोटर्स को पहले ही डिलीट कर दिया गया है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा हुआ है? और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर आरोप और प्रत्यारोप कहें तो तेज हो गया है। दोस्तों, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस जरूरी था ताकि फर्जी वोटर्स हटाए जा सकें। दूसरी तरफ ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरा खेल चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई शायद कोर्ट ही तय करेगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। 13 अप्रैल को इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है और ये सुनवाई सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए अहम है, क्योंकि अगर कोर्ट इस प्रोसेस को सही ठहराता है तो इसका मतलब ये होगा कि भविष्य में भी ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर कोर्ट इसे गलत ठहराता है तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा कि टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या सामने आती है। लाखों लोगों ने अपील की है लेकिन अब तक बहुत ही कम लोगों की सुनवाई हो पाई है। लोग ट्रिब्यूनल के बाहर लंबी लंबी लाइन में खड़े हैं, हाथ में अपने डॉक्यूमेंट लिए हैं, बस इस उम्मीद में कि उनका नाम वापस जोड़ दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या सभी को समय पर न्याय मिल पाएगा? क्योंकि चुनाव की तारीख भी सामने है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, यानी कहें तो समय बहुत कम है और जो दावे हैं वो बहुत बड़े हैं। अब जरा एक बार खुद से पूछिए, अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट हों, आप इस देश के नागरिक भी हों, फिर भी एक दिन आपको बताया जाए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप सिस्टम पर भरोसा कर पाएंगे या फिर आप भी सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे? यही सवाल आज लाखों लोगों के सामने खड़ा है और यही इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी सच्चाई भी है। लोकतंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, ये एक जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या चुनाव आयोग की नहीं है बल्कि हर एक नागरिक की है। अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो कोई भी सिस्टम उन्हें उनसे छीन सकता है। इसलिए सबसे पहला कदम क्या है पता है? जागरूकता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं या आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार वहां रहते हैं तो उन्हें तुरंत अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करने के लिए कहिए। ये छोटा सा कदम आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। और अगर नाम नहीं है तो फिर अपील करिए, ऑनलाइन भी अपील करिए और ऑफलाइन भी अपील करिए, क्योंकि जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। और आखिरी में दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक आपको चेतावनी भी थी, ये आपको एक रिमाइंडर भी थी, ताकि लोकतंत्र को बचाने के लिए सिर्फ एक वोट डालना काफ़ी नहीं होता है बल्कि उस वोट के अधिकार को सुरक्षित रखना भी होता है। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हर व्यक्ति तक यह बात जो है वह पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़े मुद्दे की सच्चाई आप तक मिलती रहे तो बिना किसी डर और बिना किसी जवाब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।